गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय की क्लास में। और काफ़ी दिन से हमारे वीडियोस का और क्लासेस का डिस्टर्बेंस चल रहा था किसी कारण से। चलिए फिर से हम लोग शुरू करते हैं इसको। हम लोग पाठ 10 पढ़ रहे थे बच्चों, किशोर अवस्था की ओर। काफ़ी कुछ हमने इस पाठ में पढ़ लिया था और अब हम लोग देखेंगे जो द्वितीय गौण लक्षणों का विकास है वो देख रहे थे हम लोग, मनुष्य में देख चुके हैं। इसके अलावा कीटों में भी क्या हार्मोन्स का जो है वो योगदान होता है, कायंत्रण वगैरह में, वो देखेंगे। बुजो क्या कह रहा है, क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं, क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान होता है। बुजो जानना चाहता है कि जिस तरह से मनुष्यों में हम लोगों ने हार्मोन्स पढ़े थे, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ी थी, तो क्या इसी तरह से अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका भी कोई जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान होता है या नहीं। तो देखेंगे सबसे पहले कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। कि कीट या जो मेंढक होते हैं उसका जो जीवन चक्र लाइफ साइकिल होती है उसको पूरा करने में हार्मोन्स का क्या योगदान होता है। बच्चों देखिए, आप रेशम के कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं, आपने बिल्कुल पहले वाली क्लास में पढ़ लिया है। रेशम कीट का जीवन चक्र और मेंढक का जीवन चक्र, ठीक है। इल्ली को वयस्क शलभ बनने तक अपने चरणों से गुजरना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से कीट से कैटरपिलर बनता है, ठीक है। अंडा हैच होता है, उसके बाद में कैटरपिलर निकलता है, फिर बड़ा होता है। ये सब आप पढ़ चुके हो पहले वाली क्लासेज में, पहले वाले लेसन्स में। कक्षा 7th में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए, याद कीजिए। आपने कक्षा 7 में रेशम कीट का जीवन चक्र पढ़ रखा है। इसी प्रकार टेडपोल जो है वो मेंढक का लार्वा है। टेडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। अध्याय 9 में लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। ये रही आपकी डेफिनेशन है कायांतरण की, यहाँ से कर सकते हो आप कि लार्वा से वयस्क बनने की जो प्रक्रिया है या परिवर्तन है उनको कायांतरण कहते हैं। चित्र 9.10 में देखेंगे आप। कीटों के कायांतरण का नियंत्रण जो है कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्त्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। तो देखिए, कीटों में तो कीट हार्मोन के द्वारा कायांतरण जो है वो क्या होता है, नियंत्रित होता है। और मेंढक के अंदर थायराइड ग्रंथि है, इसके द्वारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है वो इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। इसीलिए बच्चों हमें भी आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आयोडीन वो सब्सटेंस है जो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन उत्प्रेरित करने के लिए क्या करता है, वो उत्प्रेरित करता है उत्पादित करने के लिए। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते, यानी जो है उनका विकास नहीं होगा। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गोइटर रोग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और गला जो है वो, गले में जो थायराइड ग्रंथि है फूल कर लटक जाएगी वो। क्रियाकलाप 10 पॉइंट देखेंगे। किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्रित कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं कि आयोडीन जो है वो किस किस काम आता है, उसकी कमी से कितने तरह के रोग हो सकते हैं या क्या कौन सा रोग हो सकता है, उसका इलाज कैसे संभव है, या आप इन्फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी के तौर पर इंटरनेट से कलेक्ट। अब है जननात्मक स्वास्थ्य। देखिए, व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति का कायिक और मानसिक विसंगति मुक्त होना। यदि व्यक्ति के कायिक यानी शरीर में और मानसिक यानी मस्तिष्क में किसी प्रकार का भी कोई विसंगति नहीं है, विसंगति का मतलब कोई दोष नहीं है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और आयु चाहे कोई भी हो, अगर वो उस व्यक्ति को स्वस्थ रखना है तो उसको बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट मिलनी चाहिए, संतुलित आहार मिलना चाहिए। बच्चों, व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन और पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। यानी आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी होनी चाहिए, आपको आराम भी मिलना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ में आप व्यायाम भी कर सकते हैं और संतुलित डाइट ले सकते हैं। अब देखेंगे कि क्योंकि हमारा पाठ जो है वो किशोरावस्था के बारे में है, तो किशोरावस्था के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं भोजन की, संतुलित आहार किस प्रकार का होगा। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है, क्योंकि यही वो वृद्धि काल है जिसमें हमारे प्रत्येक अंग की जो है वो वृद्धि होती है। किशोर की पोषण आवश्यकताएं क्या है ये देखेंगे। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं।
कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व जो है वो संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं। और आवश्यक पोषक तत्व मीन्स क्या होता है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, विटामिन और खनिज। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है एक संतुलित आहार है। हम जो भारतीय हैं हम भोजन करते हैं, हम बेसिकली हम यही खाते हैं बच्चों, रोटी है, चावल है, दाल है और सब्जियां हैं। तो ये एक कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट है, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध में संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। लौह यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करते हैं तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। तो ये आप देख रहे हैं किशोर के लिए क्या बैलेंस डाइट हो सकती है। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की भी जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करती है? क्योंकि वसा और शक्कर से बच्चों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इंस्टेंट एनर्जिकल फूड के रूप में जानते हैं कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए तो जब आप गर्मी में थकावट आपको महसूस होती है और आपका शर्करा लेवल गिरता है, तो जब आप ग्लूकोज का पानी पी लेते हैं या नींबू पानी पी लेते हैं, चीनी का घोल शरबत पी लेते हैं, तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है? चलो देखते हैं कि फल और सब्जियां कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। जो रक्षी भोजन है, बचाते हैं हमें विभिन्न रोगों से। चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें पोषक पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। जो आप लोग बाहर से लेकर चिप्स वगैरह खाते हो जो पाउचेस में बंद आती है, वो नहीं करना चाहिए हमें। खाना खाओ, खाना खाने के बाद यदि आप कभी कभार खाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप खाने की जगह ही उनको खा रहे हैं तो वो आपका एक बैलेंस डाइट नहीं होगी। आपकी संतुलित आहार आपको आपके शरीर को नहीं मिलेगा और उससे कई सारे रोग होने की संभावनाएं रहती है। जंक फूड से दूर रहना चाहिए बच्चों। तो यहाँ से आज ये आपका टॉपिक था। आगे का टॉपिक कल की वीडियो से करेंगे और यहाँ से आप जो है वो करोगे कि किशोर के लिए जो है वो कौन कौन सा किशोर की पोषण आवश्यकताएं क्या है। और इसके अतिरिक्त दूसरा प्रश्न है कि कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या योगदान है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ से करने हैं स्टूडेंट्स। बाकी का जो आगे का टॉपिक है वो कल के वीडियो से करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।